Assalamualaikum. Today we are going to start our new topic, which is polarimetry. Up till now, we have been discussing the analysis by volumetric point of view. अब तक हमने जितने भी analysis type discuss किए हैं वो सब titration पे dependent थे. This is a different type of analysis. आपने जो instrumentation का course पढ़ा था उसमें आपने ऑलरेडी लाइट से और लाइट और उसके जो मैटर के ऊपर इफ़ेक्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड काफ़ी सारी टेक्निक्स डिस्कस की थी विच आर इंस्ट्रूमेंट्स बेस्ड एंड पोलैरिमेट्री इज़ आल्सो इंस्ट्रूमेंट बेस्ड टेक्निक लेकिन इसमें बहरहाल ये हमारे इस वाले सेमेस्टर के सिलेबस में इंक्लूडेड है सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट हियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज पोलैरिमेट्री. मीट्री का वर्ड जब भी हम यूज़ करते हैं दैट एक्चुअली मीन्स द मेजरमेंट, कि हम किसी चीज़ की अगर मेजरमेंट कर रहे हैं उसको फिजिकली उसको मेजर कर रहे हैं दैन इट इज़ कंसिडर्ड एज द मीट्री टेक्निक. सो पोलैरिमेट्री इज़ बेसिकली अ टेक्निक वेयर यू आर मेजरिंग समथिंग द पोलैरिटी ऑफ अ कंपाउंड. इसको हम डिटेल में भी और डिस्कस करते हैं. अच्छा, दो टर्म्स आप जब इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड में आपके पास एक टर्म आएगी पोलैरोग्राफी. Polarigraphy and polarimetry both are very different terms. Polarimetry is basically associated with the optical activity of a compound, and polarography is dependent on the voltage or the electric potential of the compound. So इन दोनों से आपने confuse नहीं होना है. Remember, whenever you are seeing polarimetry, it metry is for the measurement of optical rotation, and when you are using the term polarography is basically a technique which is dependent on the graphical measurements. ठीक है, जो आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं और उससे आप मेजरमेंट्स करते हैं, दैट इज़ द पोलैरोग्राफी टेक्निक. वी आर गोइंग टू डिस्कस पोलैरोग्राफी लेटर. फॉर नाउ सबसे पहली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ पोलराइजेशन ऑफ लाइट. आपको पता है कि लाइट की जो नेचुरल लाइट होती है हमारे पास वो डिस्पर्स्ड इन नेचर होती है, मीन्स कि वो एक जगह फोकस्ड नहीं होती. So when we require a particular type of light for analysis, we have to polarize it first. अब पोलराइजेशन ऑफ लाइट के बाद क्या होगा कि आपकी जब लाइट पोलराइज हो जाएगी इट इज़ गोइंग टू बी फोकस्ड इन वन डायरेक्शन एंड इन वन प्लेन ओनली. ठीक है. सो जब लाइट मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है, हेयर इंटरेक्शन ऑफ लाइट एंड मैटर, लाइट और मैटर जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इससे पहले जो आपने कोर्सेज पढ़े हैं, जो टेक्निक्स पढ़ी हैं, ऑल ऑफ दोज वर डिपेंडेंट ऑन द एब्जॉर्प्टिविटी ऑफ लाइट, कि लाइट कितनी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है किसी कंपाउंड में और एब्जॉर्ब होने के बाद वो क्या इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है उस कंपाउंड के अंदर, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में क्या चेंज आ रहा है या उसके क्रोमोफोर्स में क्या चेंज आ रहा है. ऑल ऑफ दोज वर डिस्कस्ड इन द previous semester. ठीक है. इन केस ऑफ पोलैरिमेट्री वी आर गोइंग टू डिस्कस कि जो लाइट एब्जॉर्ब नहीं होती, जो लाइट पास हो जाती है सैंपल में, सैंपल जो है जो लाइट को डिफ्लेक्ट कर देता है, वो लाइट कहाँ जाती है और वो एनालिसिस को कैसे अफेक्ट करती है. ठीक है. सो बेसिकली जब भी लाइट और मैटर इंटरेक्ट करेंगे वी विल हैव टू टाइप्स ऑफ फिनोमेना. some part of light will be absorbed and some part of light will pass through it. ठीक है. जो एब्जॉर्ब हो रहा है वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट राइट नाउ. वी आर इंटरेस्टेड कि जो लाइट उसमें से पास हो रही है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं. सो जो सबसे पहला चेंज हम उसके अंदर ऑब्जर्व करेंगे वो ये है कि जब लाइट किसी सैंपल में से रिफ्रैक्ट होती है. ठीक है. रिफ्रैक्ट होने का मतलब क्या है कि अगर आपकी जो इंसिडेंट लाइट है इफ़ इट इज़ इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो रिफ्रैक्ट होने के बाद उसकी वो जो डायरेक्शन है, जो उसका एंगल है, दैट विल स्लाइटली चेंज. ठीक है. अच्छा, अब अगर आपका जो एंगल है वो राइट साइड में रोटेट हो रहा है या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, दैट will be denoted by a positive sign and it will be called as a dextrorotatory substance. और अगर आपका जो लाइट है उसका एंगल काउंटर क्लॉकवाइज या लेफ्ट साइड पे रोटेट हो रहा है देन इट इज कॉल्ड एज अ लीवोरोटेटरी कंपाउंड. ठीक है. अच्छा, जो रोटेशन का साइन है वो अगेन डिपेंड करेगा राइट और लेफ्ट के ऊपर. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे इन्होंने इसको फिगर में एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि अगर जब राइट साइड पे आपकी लाइट डिफ्लेक्ट हो रही है दैट इज क्लॉकवाइज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन,
एंड इट इज़ अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, और लेफ्ट साइड पे अगर डिफ्लेक्ट हो रही है तो इट इज़ अ लीवो रोटेटरी कंपाउंड. नेक्स्ट वी हैव अच्छा, यहाँ पे उन्होंने जो पोलैरिटी ऑफ लाइट है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है कि लाइट जो है वो जब फोकस होती है तो वो जैसे जो हमारी फर्स्ट लाइट है दैट इज़ इन डिस्पर्स फॉर्म, तो फिगर ए में शो की हुई है, फिगर बी में आपके पास प्लेन पोलराइज लाइट है, और फिगर सी में आपके पास रिफ्रैक्टेड लाइट है. ठीक है, इसको हम जब हम इंस्ट्रूमेंटेशन अभी पोलैरीमीटर की डिस्कस करेंगे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट. ओके. अच्छा, अब हमें ये तो हम इस बात पे एग्री हो गए कि लाइट जो है वो जब किसी ऑप्टिकली एक्टिव सैंपल में से गुजरती है तो वो उसको डिफ्लेक्ट करती है. ठीक है, अब जो उसकी डिफ्लेक्शन है वो कितनी है, दैट इज बेसिकली एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन. हमारे पास एक टर्म है विच इज़ कॉल्ड एज स्पेसिफिक रोटेशन. तो इंटेंसिटी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन को हम एक्सप्रेस करते हैं इन स्पेसिफिक रोटेशन. हर कंपाउंड की एक स्पेसिफिक रोटेशन होती है. अगर आप देखें तो आप जब आप कोई कंपाउंड परचेज करते हैं तो जब आप उसकी प्योरिटी चेक करना चाहते हैं तो आप उसकी ऑप्टिकल रोटेशन स्पेसिफिक रोटेशन के थ्रू भी उसकी प्योरिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं. ठीक है, तो एक तरह से स्पेसिफिक रोटेशन या जो ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ अ कंपाउंड है वो उसका प्योरिटी का भी इंडिकेटर होता है. ठीक है. अच्छा, अब इसके फॉर्मूले में बेसिकली क्या क्या टर्म्स हैं, लेट अस लुक एट दैट. कि जो स्पेसिफिक रोटेशन है दैट इज डिनोटेड बाय अल्फा साइन इन अ ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट्स में है ये, और नीचे इस पे लैम्डा मेंशन है और टेम्परेचर मेंशन है. मीन्स कि जो भी स्पेसिफिक रोटेशन है दैट इज गोइंग, अच्छा स्पेसिफिक रोटेशन तीन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है. सबसे पहली चीज़, जिस सॉल्वेंट पे आपने कंपाउंड को डिसॉल्व किया है, बिकॉज आपका जो सैंपल है दैट इज़ गोइंग टू बी इन लिक्विड फॉर्म, तो जो भी आपने सॉल्वेंट यूज़ किया है हर सॉल्वेंट में स्पेसिफिक रोटेशन डिफरेंट होती है. तो जब हम अभी एक टेबल हम आगे देखेंगे जिसमें डिफरेंट कंपाउंड्स की स्पेसिफिक रोटेशन गिवन है, सो हम देखेंगे कि वहाँ पे साथ साथ उन्होंने सॉल्वेंट भी मेंशन किया हुआ है. राइट. अच्छा, उसके अलावा डिपेंड करेगा वेवलेंथ ऑफ लाइट पे, जो लाइट पास हो रही है व्हाट इज़ द वेवलेंथ, और टेम्परेचर कितना है. टेम्परेचर पे क्यों डिपेंड करेगी, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली काइनेटिक एक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल्स को अफेक्ट करता है, और जो ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड है दैट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द काइनेटिक नेचर ऑफ द कंपाउंड. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर रोटेशन इसी सेम फार्मूला को अगर हम रोटेशन, इफ द रोटेशन ऑफ अ प्योर लिक्विड इज मेजर्ड, द स्पेसिफिक रोटेशन इज कैलकुलेटेड विद द फार्मूला अल्फा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन एल डी. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे हमारे पास दो मरतबा अल्फा मेंशन है. ये जो ये वाला अल्फा है दैट इज बेसिकली ये पूरा एक कंप्लीट टर्म है. ठीक है, इसमें हम टी और लैम्डा को सॉल्व नहीं करते. जो अल्फ़ा के साथ हम ये टेम्परेचर और वेवलेंथ मेंशन करते हैं. इट टेल्स अस दैट द रोटेशन इज स्पेसिफिक. और जो ये वाला आपके पास अल्फ़ा है दैट इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ रोटेशन, कि आपने जब आप पोलैरीमीटर के थ्रू आपने कंपाउंड की रोटेशन ऑब्जर्व की तो वो कितने डिग्री रोटेट हुआ. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे आपके पास एल क्या है, इसके अंदर एल इज़ द पाथ लेंथ. जो भी आपकी पोलैरीमीटर की ट्यूब है, जो ऑप्टिकल ट्यूब है उसकी उसकी जो भी लेंथ होगी इन डेसीमीटर्स. यहाँ पे जो आपके यूनिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप किसी कंपाउंड का सॉल्यूशन बना के यूज़ कर रहे हैं तो इन दैट केस आपका जो कंपाउंड है उसकी परसेंट कंपोजिशन यूज़ होगी. ठीक है, वेट बाय वेट जो उसका सॉरी वेट बाय वॉल्यूम जो उसकी परसेंट कंपोजिशन है दैट इज गोइंग टू बी इनपुट इन द फॉर्मूला. ठीक है, यहाँ पे आप परसेंट वैल्यू एंटर करेंगे कंपाउंड की, हम इसका एक न्यूमेरिकल भी करेंगे तो उसमें आपको और सही से आइडिया हो जाएगा. और जो पाथ लेंथ है यू हैव टू टेक इट इन डेसीमीटर्स. अच्छा, अगर आप किसी कंपाउंड को डायरेक्टली कर रहे हैं, अगर प्योर लिक्विड को कर रहे हैं, प्योर लिक्विड मीन्स फॉर एग्जांपल आपके पास ग्लिसरीन है
ग्लिसरीन आपके पास ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में होती है, इट इज़ नॉट solubilized इन एनी अदर सॉल्वेंट। तो अगर आप ग्लिसरीन की ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक कर रहे हैं, इन दैट केस यू आर गोइंग टू यूज़ द फॉर्मूला अल्फा अपॉन एल डी, जहाँ पे एल वही सेम पाथ लेंथ रहेगी, अल्फा आपका एंगल ऑफ रोटेशन रहेगा जो आप एक्सपेरिमेंटली मेजर कर रहे हैं पोलैरीमीटर से, और डी क्या होगी आपकी डेंसिटी होगी। ठीक है। अच्छा, comparison of the rotatory power of compounds are facilitated by calculating the molecular rotation where m is the molecular weight। अगर आप different similar compounds को compare करना चाहते हैं, for that you have to input the molecular weight in the formula, और उसमें आपके पास एक नई टर्म आ जाएगी which is called as the molecular rotation, which is being denoted by a phi in square brackets, or square brackets, phi in a square bracket, and it is given by alpha, which is the angle of rotation measured experimentally, multiply by molecular weight, divide by path length, and multiply by concentration, and which concentration, gram per 100 ml, or the weight by volume percent concentration। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। नेक्स्ट, द डिपेंडेंस ऑफ रोटेशन ऑन वेवलेंथ इज कॉल्ड ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्जन, या ओ आर डी के नाम से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिसमें जो लाइट है वो डिफरेंटली एब्जॉर्ब होती है। ठीक है। अब तक जो हमने बात की थी, हम बात कर रहे थे कंपाउंड्स, उन कंपाउंड्स की जो लाइट को, जब लाइट उनमें से पास होती है वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, उनमें कोई क्रोमोफोर नहीं है, उन्होंने सिंपली क्या किया, लाइट को डिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें क्रोमोफोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब जब क्रोमोफोर्स प्रेजेंट होंगे तो वो कुछ पार्ट ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब जब वो कुछ पार्ट ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो अब जो बाकी लाइट बची है उसकी वेवलेंथ ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी। ठीक है। अब अगर हमारे पास इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ और जो एनालाइजर के पास लाइट जा रही है उसकी वेवलेंथ अगर डिफरेंट है, इन दैट केस द फिनोमेना ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट, और इसको पूरे को हम कहते हैं सर्कुलर डाइक्रोइज्म। इसको हम ऑप्टिकल रोटेशन का नाम नहीं देते, वी यूज अ वेरी डिफरेंट टर्म फॉर दिस विच इज कॉल्ड एज सर्कुलर डाइक्रोइज्म। और वो किस वजह से हो रही है, क्योंकि कंपाउंड के अंदर क्रोमोफोर मौजूद है, और क्रोमोफोर की प्रेजेंस की वजह से कंपाउंड लाइट को सिर्फ डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ उसको अपने पाथ से उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा, बल्कि साथ साथ वो लाइट को एब्जॉर्ब भी कर रहा है। ठीक है। सो अप टिल नाउ वी नो कि जो पोलैरीमीटर है उसका प्रिंसिपल बहुत सिंपल है कि आपके पास एक कंपाउंड है जिसको आपने जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है उसको आपने पोलैरीमीटर में प्लेस किया, और आपने ये देख लिया कि लाइट को वो राइट साइड पे डिफ्लेक्ट कर रही है, वो लेफ्ट साइड पे डिफ्लेक्ट कर रहा है। नाउ हाउ डू यू मेजर दिस ऑप्टिकल रोटेशन? उसके लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंट होता है विच इज कॉल्ड एज पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर की अगर आप एक जनरल डायग्राम देखें तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। लेट मी, ओके हियर, फिगर 11.10 जो है आपके पास, वो आपके पास एक जनरल स्कीमेटिक स्ट्रक्चर है पोलैरीमीटर का, जिसमें आपके पास एक लाइट सोर्स है, नेक्स्ट यू हैव अ पोलराइजर विद हाफ शेड डिवाइस। पोलराइजर विद हाफ शेड डिवाइस का क्या सिग्निफिकेंस है, ये भी हम इसके इंस्ट्रूमेंटेशन में डिस्कस करते हैं। लाइट पोलराइज होने के बाद यू हैव अ सैम्पल ट्यूब जिसकी लेंथ आप यूज़ करते हैं फॉर्मूला में, और जब लाइट उसमें सैम्पल ट्यूब में से निकलती है देन यू हैव अनदर एनालाइजर, और एनालाइजर के बाद नेक्स्ट आपके पास डिटेक्टर है विच इज़ द ह्यूमन आई। सो हाउ डू यू मेजर द ऑप्टिकल रोटेशन? ऑप्टिकल रोटेशन की मेजरमेंट जो है वो, अच्छा, लाइट हमारे पास हम कौन सी यूज़ करेंगे इसके अंदर, हम यूज़ करते हैं इसके अंदर विजिबल लाइट, क्योंकि डिटेक्टर जो है वो हमारी ह्यूमन आई है। हम बहुत सिंपल सा एक इंस्ट्रूमेंट होता है पोलैरीमीटर, इंशाल्लाह ताला लैब में हम देखेंगे ये इंस्ट्रूमेंट, तो आप देखेंगे कि बहुत सिंपल सा, बहुत ही
क्या कहना चाहिए कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ नहीं है, सिंपली एक लाइट सोर्स है और पोलराइज़र है। पोलराइज़र एक्चुअली है प्रिज्म, और उसके बाद आपका सैम्पल ट्यूब है, और उसके बाद आपका एनालाइज़र है, और फ़ौरन आपने उसको ह्यूमन आई से डिटेक्ट कर लिया। ठीक है, तो बेसिकली ऑल्दो जो लाइट की जो ट्रांजिशंस हैं वो यूवी रीजन में ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, बट सिंस आर आई कैन नॉट डिटेक्ट द यूवी रीजन, और यूवी रीजन के लिए हमें फिर बहुत सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के लिए को यूज़ करना पड़ेगा। सो इन फॉर नाउ वी आर यूजिंग द विजिबल लाइट फॉर दिस टाइप ऑफ एनालिसिस। ठीक है, अच्छा अब आपके पास सबसे फर्स्ट आपके पास क्या रिक्वायरमेंट है, दैट यू हैव टू प्रोड्यूस अ linearly polarized light. Natural light cannot be employed directly for polarimetric measurements, for it includes electric force vectors in all planes. हमने ये बात ऑलरेडी डिस्कस कर ली है कि जो हमारे पास नेचुरल लाइट है वो डिस्पर्स फॉर्म में होती है, वी कैन नॉट यूज़ इट फॉर एनालिसिस, उसके लिए हमें लाजमी पोलराइज लाइट को प्रोड्यूस करना ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो टेक्स्ट दिया हुआ है इसमें हमारी आसानी के लिए कि कौन सी लाइट पोलराइज्ड है और कौन सी डिस्पर्स्ड फॉर्म में है, उसके लिए उन्होंने कुछ सिंबल्स यूज़ किए हैं। ये सिंबल्स इसलिए भी हैं कि हम इजीली समझ सकें कि इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो पोलैरिमीटर की किस तरह से वर्क करती है। जो डिस्पर्स लाइट है, जो डिस्पर्स इन ऑल प्लेन्स है, दैट इज द बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय दीज 4 एरोज। और जो पोलराइज लाइट है, लाइट की पोलराइजेशन दो प्लेन्स में पॉसिबल है, या तो वो वर्टिकली पोलराइज्ड होगी या वो हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड होगी। तो आपके पास ये दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वो पोलैरिमेट्री में यूज़ हो सकते हैं। सो अगर हम वर्टिकल को यूज़ कर रहे होंगे तो हम ये वाला साइन यूज़ करेंगे, एंड इफ़ यू आर यूजिंग द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देन वी आर गोइंग टू यूज़ दिस साइन। ठीक है, अच्छा अब किस किस तरह के पोलराइजर्स आप यूज़ कर सकते हैं। सर्टेन क्रिस्टल्स हैव द प्रॉपर्टी फॉर पोलराइजिंग लाइट। कैल्साइट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रिस्टल दैट इज़ यूज्ड फॉर पोलराइजेशन। अच्छा हमारे पास जो डिफरेंट तरह के पोलराइजर्स हैं उसमें सबसे पहला हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ कैल्साइट। अच्छा कैल्साइट जो आपके पास क्रिस्टल है उसको आप किस फॉर्म में यूज़ करेंगे, प्रिज्म फॉर्म में। आपके पास अब यहाँ पे इन्होंने 4 तरह के पोलराइजर्स प्रिज्म ही है, सब चारों प्रिज्म है, चारों हमें डिस्कस किए हैं। अब अगर हम इसको देखें, जो ए है, ए में लाइट सेपरेट हो रही है दो कंपोनेंट्स में, पोलराइज्ड हो रही है, बट बोथ ऑफ दीज कंपोनेंट्स आर सो नियर टू ईच अदर कि इसको इजीली सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसी तरह से बी की अगर हम बात करें तो बी में भी एंगल डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है। तो जो सबसे ज़्यादा बेस्ट हमारे पास होता है वो ये होता है कि हम दो प्रिज्म्स को एक साथ यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इन सी एंड डी वी कैन सी कि जो प्रिज्म है वो दो प्रिज्म आपस में अटैच्ड है, जिसकी वजह से जो दो कंपोनेंट्स हैं लाइट के वो पूरे एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो जाते हैं। वी कैन यूज़ ईदर कंपोनेंट और सिंपली इसको रोटेट करके हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जो सी और डी हैं दे आर कॉमनली कॉल्ड एज निकोल प्रिज्म्स। इसका मतलब क्या है कि आपके पास पोलैरिमीटर में जो पोलराइजर कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड एज निकोल प्रिज्म, और निकोल प्रिज्म किससे बना हुआ है आपके पास, कैल्साइट क्रिस्टल से। ठीक है, अच्छा उसके अलावा जो सी है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लेन थॉम्सन प्रिज्म। ये जस्ट इसके नेम है विच आर बेसिकली बिकॉज ऑफ द साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड दीज प्रिज्म्स। अच्छा उसके अलावा प्रिज्म के अलावा आप किस तरह से पोलराइज लाइट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस विल आल्सो पोलराइज लाइट बट इट इज़ एन इनएफिशिएंट मेथड। उसके अलावा कौन कौन से क्रिस्टल्स कैल्साइट के अलावा आप यूज़ कर सकते हैं, क्रिस्टल्स ऑफ आयोडोक्यूनिन and certain other substance, all oriented in the same direction and embedded in sheets of plastic, have the property of absorbing one of the polarized rays more than the other. These sheets of oriented crystals are called Polaroid filters. Uh, these are not capable of producing pure linearly polarized light, the ray being contaminated with a small amount of second component, hence they are not used as polarizers in precision polarimeters. अगर हमें बिल्कुल अभी हम एक न्यूमेरिकल जब करेंगे तो उसमें आपको आइडिया होगा कि जो लाइट की डिफ्लेक्शन है वो जस्ट 1 डिग्री है। अब अगर जस्ट 1 डिग्री लाइट डिफ्लेक्ट हो रही है तो उसके लिए वी नीड टू हैव अ प्रिसिशन पोलैरिमीटर।
अगर हमारे पास प्रिसाइज पोलैरिमीटर नहीं होगा जो बिल्कुल एग्जैक्ट हमें वैल्यू दे सके, तो उस हम फिर उसकी डिफ्लेक्शन को नोटिस नहीं कर सकेंगे, हमें यही लगेगा कि सैंपल ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सो वी नीड टू हैव अ वेरी प्रिसाइज पोलैरिमीटर जिसके सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो हमें प्रिसाइज रिजल्ट्स दें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव, वंस वी हैव पोलराइज्ड लाइट, अब पोलराइज्ड लाइट क्या करेगी, इट इज गोइंग टू पास थ्रू द सैंपल ट्यूब, एंड नेक्स्ट वी हैव द डिफ्लेक्टेड लाइट जिसके लिए आपको एंगल ऑफ रोटेशन को मेजर करना है। अगेन एंगल ऑफ रोटेशन को मेजर करने के लिए आप प्रिज्म को ही यूज करते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ प्रिज्म यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से आप देखें कि जब फर्स्ट प्रिज्म के थ्रू आपके पास लाइट गुजरी तो आपके पास ओरिजिनली लाइट किस फॉर्म में थी, इस फॉर्म में, ठीक है। अब जब वो आपके सैंपल ट्यूब में से गुजर गई और आपके पास इस फॉर्म में लाइट है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम डायग्राम की हेल्प से ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, ये आपका पोलराइजर है, ये आपका एनालाइजर है। सबसे पहले आपके पास डिस्पर्स लाइट थी, पोलराइजर ने उसको एक प्लेन पे फोकस कर दिया, अब यहाँ से सैंपल से गुजरी, अब यहाँ पे जब ये गुजरेगी तो आपके पास क्या आएगा, सिंपली हमने करना क्या है, हम एक ही तरह के प्रिज्म्स यूज करते हैं, बट व्हाट डू वी डू, हम दोनों प्रिज्म्स को पैरेलल अलाइन करते हैं। पैरेलल अलाइन करने से क्या होता है कि जब ये लाइट यहाँ से गुजरेगी और इसने जब डिफ्लेक्ट किया, हम स्लाइटली इस एनालाइजर प्रिज्म को मूव करेंगे एंड वी कैन नोटिस द डिग्री ऑफ रोटेशन, हम इजीली डिग्री ऑफ रोटेशन मेजर कर सकते हैं। अच्छा, दूसरे केस में हमारे पास क्या होगा, अगर हम इसको पैरेलल अलाइन ना करें, हम इसको परपेंडिकुलर अलाइन कर दें, इन दैट केस वी कैन नॉट ऑब्जर्व द डिफ्लेक्शन एक्यूरेटली, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे पास डिफ्लेक्शन है वो प्लेन चेंज होने की वजह से वो डिफ्लेक्शन आ रही होगी, एंड दैट इज नॉट गोइंग टू इंडिकेट द डिफ्लेक्शन ऑफ द सैंपल, ठीक है। तो हमारे पास हमें सिंपली करना क्या होता है कि पोलराइजर को और एनालाइजर प्रिज्म को हमें सेम एंगल पे अलाइन करना होता है, ओनली देन वी कैन कैलकुलेट कि हमारी लाइट कितनी रोटेट हुई है, ठीक है। तो इसको हम जब फिजिकली मेजर करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले हम खाली सैंपल ट्यूब रखते हैं, उस पर हम रख के एक अपना ज़ीरो देख लेते हैं कि हमारी लाइट कहाँ पे फोकस्ड है, ठीक है। उसके बाद हम अपने सैंपल ट्यूब में अपना सैंपल डालते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि अब लाइट कहाँ पे फोकस हो रही है, और उसकी फोकस को चेंज करने के लिए हमें एनालाइजर प्रिज्म को थोड़ा सा रोटेट करना पड़ता है। जब एनालाइजर प्रिज्म को हम रोटेट कर लेते हैं तो उसके बाद वो एक न्यू पोजीशन पे सेट होता है, हम उसकी प्रीवियस पोजीशन को और न्यू पोजीशन के बीच में लेंथ का जो डिफरेंस होता है, जो डिग्रीज का डिफरेंस होता है, उसको हम एक सर्कुलर वर्नियर कैलिपर के थ्रू मेजर कर लेते हैं, एंड दैट गिव्स अस द डिग्री ऑफ रोटेशन। एक्सपेरिमेंटल डिग्री ऑफ रोटेशन जो हम फॉर्मूला में यूज करेंगे स्पेसिफिक रोटेशन के, दैट इज गिवन बाय दैट मेथड, ओके। अच्छा, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सेंसिटिविटी जो है मेजरमेंट की, दैट इज बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई एंड द माइंड टू रिमेंबर डिग्रीज ऑफ डार्कनेस इन लाइट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास, हम ऑब्वियसली जो जिस जगह ये परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे एक्सटर्नल लाइट भी बहुत सारी है, ठीक है। हमें इस चीज़ को फोकस करना है कि हम प्रिज्म को कितना रोटेट करें जहाँ पे लाइट सबसे ज़्यादा ब्राइट है। अब अगर हमारी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है तब तो हम बिल्कुल सही मेजरमेंट कर लेंगे, अदरवाइज हमारे पास अगर ऑब्जर्वेशन अगर स्ट्रांग नहीं है तो इस केस में क्या, इन दैट केस वी आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू ऑब्जर्व के जो स्लाइट डिफरेंसेस आ रहे हैं, जहाँ पे बहुत ही माइनर सा डिफ्लेक्शन है, बहुत ही माइनर सा चेंज आ रहा है लाइट की इंटेंसिटी में, तो वो हम ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम यूज़ करते हैं पोलराइजर्स में हाफ शेड मॉडिफिकेशन। हाफ शेड मॉडिफिकेशन में क्या होता है, यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जांपल ये आपके पास पोलराइजर है, इसको आप बीच में से कट कर दें और एक वेज शेप, उसकी शेप को वहाँ से सेपरेट आउट कर देते हैं। उसके बाद आप इन दोनों कंपोनेंट्स को ऐसे अटैच कर देते हैं।
इस तरह से आप प्रिज्म्स को कनेक्ट करके एक राउंड सा आप एक सर्कुलर सा आप वो बना लेते हैं, जिससे सर्कुलर जहाँ पे आपके सॉरी सर्कुलर स्पेस हो, जहाँ पे लाइट जो है वो पोलराइज फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होगी। अच्छा, इससे आपको फायदा क्या होगा कि जब हम एनालाइज करेंगे, जब हम आई के थ्रू देखेंगे, तो अब क्या होगा कि अगर आपकी जो लाइट है वो सैंपल के साथ बिल्कुल करेक्टली अलाइन है, आपका जो लाइट सोर्स है उसके साथ करेक्टली अलाइन है, तो आपको एक हाफ पोर्शन बिल्कुल ब्राइट नज़र आएगा। और अगर आपकी लाइट जो है वो सैंपल के साथ करेक्टली अलाइन नहीं है, यू विल सी अ हाफ डार्क पोर्शन। ठीक है, तो आपका आपकी इंटेंशन क्या है, आपने करना क्या है कि ए और सी आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे। आप कब रीडिंग लेंगे, जब आप बी वैल्यू बी आपकी जो दोनों राइट और लेफ्ट जो है वो दोनों ब्राइट होंगे, तब आप अपने इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग लेंगे। ठीक है, तो ये आपको एक क्लियर इंडिकेशन देता है और एक ही वक्त में देता है जहाँ पे आपको डार्क और लाइट दोनों चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। तो यू कैन इजीली डिसाइड कि यहाँ पे आपकी जो रोटेशन है वो आपने सही ऑब्जर्व की है या नहीं की। ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव ओके, नेक्स्ट वी हैव द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब आपने यहाँ तक आपको ये तो पता चल गया कि जी पोलैरीमीटर जो है वो आप किस तरह से यूज़ करेंगे। पोलैरीमीटर किस तरह के कंपाउंड्स के लिए यूज करेंगे? यू आर गोइंग टू यूज द पोलैरीमीटर फॉर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स विच आर आल्सो कॉल्ड एज स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स बेसिकली आपने बायोकेमिस्ट्री में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिमेट्रिक कार्बन के बारे में पढ़ा होगा। whenever you have a asymmetric carbon in your structure, तो most of the time वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो है वो उसके लिए एसिमेट्रिक होना, कार्बन का कायरल होना बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एसिमेट्रिक कार्बन आप ऐसे कार्बन को कहते हैं, कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं, अगर चारों वैलेंसी डिफरेंट तरह के कंपाउंड से सेटिस्फाई हो रही हो, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मीथेन है विच इज CH4, इसमें कार्बन की चारों वैलेंसीज जो है वो हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाई होती हैं, सो दैट इज नॉट अ एसिमेट्रिक कार्बन। ठीक है, या आपके पास कार्बोनाइल कार्बन होता है जिसमें आप कार्बन की 2 वैलेंसीज जो है वो ऑक्सीजन सेटिस्फाई कर रहा है, एक हाइड्रोजन कर रहा है और एक आपके पास अनदर कार्बन वहाँ पे अटैच्ड है। इन दैट केस क्योंकि 2 वैलेंसीज ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, तो अगेन दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक होने के लिए कार्बन के ए बी सी एंड डी चारों पोजीशन पे डिफरेंट तरह के एटम्स का होना ज़रूरी है। ठीक है, ओनली देन द कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अच्छा, इसमें आपके पास दो तरह के सिनेरियोज हो सकते हैं। हमारे पास दो तरह के कंपाउंड होते हैं जो या तो प्योरली एसिमेट्रिक हो जिसकी वजह से उनके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी आ रही हो, या ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो अनस्टेबल इन नेचर होते हैं, उनमें एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होता, बट व्हेंस दे आर डिसॉल्व्ड इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, तो उसमें जो फॉर एग्जांपल कार्बोनाइल कार्बन है उसमें आपके पास एक डबल बॉन्ड है, दैट इज एन अनस्टेबल बॉन्ड। तो वो डबल बॉन्ड जो है वो अलाउ करे किसी और एटम को अटैच होने में, तो इस तरह से अगेन वो जो कार्बोनाइल कार्बन है वो आपका एसिमेट्रिक कार्बन बन जाएगा एंड दैट इज गोइंग टू बिकम एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो बेसिकली ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कंपाउंड मस्ट हैव एन एसिमेट्रिक कार्बन, जो या तो नेचुरली उसमें प्रेजेंट हो या वो सॉल्वेंट के इफेक्ट की वजह से उसमें आ जाए। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वी हैव the concept of racemic mixture. What is a racemic mixture? Uh, here. अच्छा, some enantiomers rotate light to the same extent but in opposite direction. So an equimolar mixture of a dextrorotatory enantiomer and its levorotatory enantiomer will appear to be optically inactive. For example, अगर हमारे पास dextrorotatory glucose है और levorotatory glucose है, दोनों को हम equal quantity में एक solution में dissolve करें, तो अब हमारे पास क्या होगा कि light
पॉजिटिव साइड पे भी डिफ्लेक्ट हो रही है और नेगेटिव साइड पे भी डिफ्लेक्ट हो रही है। इन दैट केस जब हम फाइनल उसका पोलैरीमीटर के थ्रू उसको ऑब्जर्व करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू ऑब्जर्व एनी काइंड ऑफ डिफ्लेक्शन। इस तरह के मिक्सचर्स को हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर या रेसिमिक मॉडिफिकेशन और रेसिमेट। The lack of observable optical rotation does not necessarily means that the sample contains no optically active molecules. उसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई optically active compound मौजूद ना हो. Sometime we have to separate the enantiomers और उसके बाद हम उसकी optical activity check करते हैं. ठीक है? So now we are going to look at the analytical applications. Analytical application of polarimetry आपके पास क्या है? It's on page 273. Okay. So अच्छा, पोलैरिमेट्री इम्पॉर्टेंट किस लिए है? हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी उनके कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ चेंज होती है. ठीक है? अब कॉन्फ़िगरेशन अगर चेंज हो रही है किसी केमिकल कंपाउंड की, बेशक वो दोनों केमिकली सेम है, बट उनका अगर जो स्पेस में उनकी ओरिएंटेशन है अगर वो चेंज हो रही है, दैट कंपाउंड इज गोइंग टू एक्ट डिफरेंटली व्हेन इन द बॉडी. तो हमारे पास जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है कंपाउंड्स की, जो फार्माकोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं, उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है उसकी ऑप्टिकल रोटेशन पे. सो फॉर एग्जांपल अगर हम एंजाइम्स की बात करें, एंजाइम्स डी और एल आइसोमर्स के लिए स्पेसिफिक होते हैं. आमतौर पे जो हमारे डी और एल आइसोमर्स होते हैं उनकी ऑप्टिकल रोटेशंस भी डिफरेंट होती हैं. ठीक है? तो हम अगर कंपाउंड को एनालाइज करना चाहें कि हमारे पास जो गिवन कंपाउंड है वो प्योर है या नहीं है, तो हम उसको उसके जो पर्टिकुलर उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी जो स्पेसिफिक रोटेशन गिवन है, हम उसके थ्रू उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. Okay, so if we have some drugs which have been isolated from natural origins, then those drugs can have then those drugs are mostly pure enantiomers. ठीक है? So isolation process के दौरान अगर उसमें racemization हो जाए, racemization means के उसमें एक हमने भी डिस्कस किया था कि डी और एल आइसोमर्स या डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी आइसोमर्स उसमें इक्वल क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, that will cause the racemization of that solution. तो हम इसको कंफर्म करने के लिए कि जो हमारी ड्रग है वो प्योरली आइसोलेट हो गई है या नहीं हुई है, वी कैन यूज द ऑप्टिकल रोटेशन रीडिंग्स. ठीक है? इसके अलावा जो सिंथेटिक ड्रग्स होती हैं उसमें ये इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं होता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर वेरी मच फोकस्ड ऑन द सिंथेसिस और हम स्पेसिफिक तरह की आइसोमर्स प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है? Now we are going to look at the numericals. अच्छा, एक चीज और इम्पोर्टेंट इसकी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है विच इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस. क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए भी आप यूज कर सकते हैं इसको सॉरी, ऑप्टिकल रोटेशन को आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है वो इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है. उसका रीज़न ये है कि क्वांटिटेटिव पोलैरिमेट्रिक एनालिसिस की जो रेंज है वो बहुत स्मॉल होती है, वेरी स्मॉल रेंज, जिस पे आप ग्राफ प्लॉट करते हैं अल्फा वर्सेस सी का. फॉर एग्जांपल मैंने 1% सोल्यूशन लिया, मैंने उसकी एंगल ऑफ रोटेशन नोट डाउन कर लिया. फिर मैंने 2% सोल्यूशन लिया, मैंने उसका एंगल ऑफ रोटेशन नोट डाउन कर लिया. इस तरह से मैंने 10% तक लेके गई और उसके एंगल ऑफ रोटेशन नोट डाउन कर लिया. अब मैं एक ग्राफ प्लॉट करूंगी जिसमें एक्स एक्सिस पे आपके पास कंसंट्रेशन होगी, वाई एक्सिस पे आपके पास एंगल ऑफ रोटेशन होगा. जितना वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, तो अब स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो परसेंटेजेस हमें नहीं भी गिवन, जहाँ से जहाँ तक वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, वहाँ आप अननोन, अगर आपको जस्ट एंगल ऑफ रोटेशन पता हो, कोई भी अननोन सैंपल आपके पास हो जिसकी कंसंट्रेशन आपको नहीं पता कि इसमें कितने परसेंट कंपाउंड आपका मौजूद है, आपने सिर्फ उसकी एंगल ऑफ रोटेशन देखी, और अगर वो एंगल ऑफ रोटेशन आपकी स्ट्रेट लाइन पे फॉल कर रही है, तो आप उससे उस स्ट्रेट लाइन पे आप देख लेंगे कि
इतने एंगल ऑफ रोटेशन के ऊपर एक्स एक्सिस पे कौन सी कंसंट्रेशन है, दैट कैन गिव यू द कंसंट्रेशन ऑफ एन अननोन सैंपल। बट उसकी जो रेंज होती है वो बहुत स्मॉल होती है, इतना ज़्यादा स्पेसिफिक मेथड नहीं है ये। सो नॉर्मली क्वांटिटेटिव पोलैरिमेट्रिक एनालिसिस इज ओनली यूज्ड इन शुगर इंडस्ट्री या और शुगर इंडस्ट्री में फार्मास्यूटिकली भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वी आर यूजिंग इट फॉर द सिरप्स ऑल द टाइम। तो शुगर इंडस्ट्री में एक स्पेसिफिक इसका नेम है विच इज़ कॉल्ड एज सेकेरीमेट्री। पोलैरिमेट्री क्वांटिटेटिव पोलैरिमेट्रिक एनालिसिस ऑफ शुगर इज कॉल्ड एज सेकेरीमेट्री। ठीक है। अच्छा, अब उसके दो न्यूमेरिकल्स हैं इसी चैप्टर के एंड पे। यू हैव टू अटेम्प्ट बोथ ऑफ दीज न्यूमेरिकल्स। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। 5 ग्राम ऑफ हायोसिमीन वाज डिसॉल्व्ड इन क्लोरोफॉर्म टू मेक 50 ml। अच्छा, सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे जो कंसंट्रेशन गिवन है उसमें आपको सॉल्यूट का अमाउंट दिया हुआ है और सॉल्वेंट का अमाउंट दिया हुआ है। यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंट कॉम्पोजिशन फर्स्ट। तो आपके पास ये आ जाएगा 5 ग्राम डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको परसेंट में चेंज करने के लिए आपने कर लिया तो आपके पास आ गया कि 10% सॉल्यूशन है। इफ 5 ग्राम of hyosamine is dissolved in a 50 ml solvent, then it is a 10% solution. The observed optical rotation of the solution in a 2 decimeter tube at 20 degrees centigrade with the sodium D line was -5.04 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है, आपको एंगल ऑफ रोटेशन गिवन है, आपको कंसंट्रेशन आप ली हुई है जिसको आप परसेंट में चेंज करेंगे विच इज़ 10% कंसंट्रेशन, और पाथ लेंथ आपके पास कितनी है 2 डेसीमीटर है। सिंपली आप इन सारी वैल्यूज़ को प्लेस करेंगे स्पेसिफिक रोटेशन के फॉर्मूला में और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। ऑप्टिकल रोटेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, हम जो स्पेसिफिक रोटेशन आपके है वो इक्वल है 100 मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ रोटेशन विच इज -5.04 डिवाइड बाय पाथ लेंथ 2 एंड डिवाइड बाय परसेंट कंसंट्रेशन। तो आपके पास जो आप आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी -25.2। तो आपके पास जो स्पेसिफिक रोटेशन आ रही है हाइसमीन की इन क्लोरोफॉर्म at 20 degree centigrade is -25.2. Next आपका न्यूमेरिकल है what will be the optical rotation of a 4% solution of chloramphenicol in ethyl acetate in a 1 decimeter tube। अच्छा, इसमें आपके पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पूछी गई है कि कितनी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपके पास आएगी ऑप्टिकल रोटेशन की। तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक रोटेशन रिक्वायर्ड है। स्पेसिफिक रोटेशन के लिए उन्होंने मेंशन किया है कि आप 11.1 टेबल को यूज़ करें। लेट अस लुक एट द ओके, क्लोरमफेनिकॉल की इथाइल एसीटेट में ऑप्टिकल रोटेशन है -25.5। ठीक है, इथाइल एसीटेट में इसकी -25.5 ऑप्टिकल रोटेशन है। वी आर गोइंग टू पुट इट इन द फॉर्मूला। ओके, एंगल ऑफ रोटेशन हमें फाइंड आउट करना है और उसके लिए हमारे पास क्या क्या गिवन है, -25.5 इसकी स्पेसिफिक रोटेशन है जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पाथ लेंथ से, मल्टीप्लाई करेंगे इसके परसेंट कंपोजिशन से विच इज़ 4% और डिवाइड करेंगे 100 से विच विल गिव यू -1.02। इट मीन्स कि जो 4% सोल्यूशन ऑफ क्लोरमफेनिकॉल इन इथाइल एसीटेट है उस वो कितनी लाइट को डिफ्लेक्ट कर रहा है, 1 डिग्री को डिफ्लेक्ट कर रहा है जस्ट, और किस साइड पे डिफ्लेक्ट कर रहा है, लेफ्ट साइड पे डिफ्लेक्ट कर रहा है। सो इट इज़ अ लीवो रोटेटरी कंपाउंड। ठीक है, तो ये दो न्यूमेरिकल्स आपने सॉल्व करने हैं। इस तरह के न्यूमेरिकल्स डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सो अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे इंटरेक्टिव सेशन में इसके बारे में पूछ लीजिएगा। आई होप आपको पोलैरिमेट्री का कॉन्सेप्ट सही से समझ में आ गया। इट इज़ अ वेरी डिफरेंट एंड वेरी सिंपल टाइप ऑफ एनालिसिस एंड अ वेरी यूजफुल वन, क्योंकि पोलैरिमेट्री इज डिपेंडेंट ऑन द ऑप्टिकल रोटेशन जो बहुत इजीली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड ऑप्टिकल रोटेशन इज बेसिकली a very clear indicator of configuration of a compound कि कंपाउंड में किस किस तरह के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। उसकी डिटेल तो हमें पता नहीं चलती लेकिन हमें उसकी ओरिएंटेशन के बारे में काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाता है कि सिमेट्रिक है एसिमेट्रिक है। प्योरिटी के एनालिसिस में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। सो
इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल टाइप ऑफ एनालिसिस जिसको आपने समझना है, ठीक है। So if you have any questions, you can post on the Google Classroom or on the LMS. और टेस्ट की डेट इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीक में अनाउंस कर दूंगी। तो टेस्ट में पोलैरिमेट्री का टॉपिक इंक्लूडेड नहीं होगा, जस्ट द टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस। तो इंशाल्लाह ताला उसकी डेट मैं गूगल क्लासरूम में अनाउंस कर दूंगी। थैंक यू क्लास।